अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अब्सा कोमल। इस वक्त मुल्क एक शदीद आइनी बहरान का शिकार है। कैबिनेट नहीं है, हुकूमत नहीं है और मामला आला अदलिया के सामने है। जिस तरह से हर रोज़ आप देख रहे हैं उसकी समाअत भी हो रही है। आला अदलिया का 5 रुकनी बेंच इसकी खुद नोटिस की समाअत कर। आज एक जो अहम बात सामने आई वो थी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कहा जाना कि हमारा फोकस इस वक्त लीगैलिटी के ऊपर है कि जो डिप्टी स्पीकर की तरफ से रूलिंग दी गई अदम एतमाद के हवाले से, फिर अदालत ने यह भी वाजे किया कि वो केस को जल्दी निपटाना चाहते हैं और निगरां हुकूमत का क़याम केस की वजह से रुका हुआ है। चीफ जस्टिस की तरफ से ये रिमार्क सामने है। समाअत मुलतवी कर दी गई कल तक। अब देखते हैं कि अदालत के पास ये मामला किस तरफ जाता है। इस पर तो हम महदूद किस्म की बात ही कर सकते हैं। आज अदालत में रजा रब्बानी की तरफ से और नून लीग के वकील की तरफ से दलाइल दिए गए। खास उनकी तरफ से इसके ऊपर ओपिनियन ये इस ख्यालात का इजहार किया गया कि ये सिर्फ कोई इरेगुलरिटी नहीं है प्रोसीजर की, बल्कि ये आइन की सरीहन खिलाफ वर्जी है। ये मुकदमा अपोजिशन लेकर अदालत के सामने पहुंची हुई है। ये तो अदालती मामला है। दूसरी तरफ जो एक सियासी लेवल के ऊपर एक महाज है वो इसमें बहुत ज़्यादा खबरें हैं पंजाब में करप्शन के हवाले से। एक खातून है फरा नामी, जिनके हवाले से काफ़ी अरसे से हम मीडिया के तवज्जुह से तो खबरें सुन ही रहे थे, रिपोर्टर्स वगैरह बात कर रहे थे। और वो खातून की अहमियत ये है कि वो जो इमरान खान साहब की अहलिया है बुशरा बीबी, उनकी बहुत करीबी दोस्त हैं। और ये कहा जा रहा था कि उन्हीं की हवाले से बुज़दार साहब करप्शन कर रहे हैं, वो उनकी तरफ से करप्शन कर रही हैं। और कुछ दिन पहले उनका मुल्क से फ़रार हो जाना रातों रात, ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इस वक्त मुल्क में एक बहस जारी है इस हवाले से। हम इस बारे में भी प्रोग्राम में बात करेंगे। फिर पंजाब असेंबली के इजलास जो कल होना था उसके हवाले से जो खबर सामने आई वो भी काफ़ी मज़हका खेज़ थी। ये कह दिया गया कि ये 6 अप्रैल को होने वाला इजलास 16 अप्रैल को अब होगा। डिप्टी जो स्पीकर हैं पंजाब असेंबली के, उनकी तरफ से, और वजह इसकी बताई गई लॉबी की मुरम्मत। लेकिन फिर उससे दिलचस्प बात यह है कि उससे कुछ लम्हों पहले ही इस ऐलान से एडवोकेट जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में यकीन दहानी कराई थी कि पंजाब असेंबली का इजलास वक्त पर ही होगा। लेकिन अब कुछ मुतज़ाद खबरें आ रही हैं कि शायद इस फैसले से पीछे हटा जाएगा। इसके अलावा जो ज़्यादा बड़ा महाज है इस वक्त मुल्क में वो है बैरूनी साजिश के हवाले से, और अपोजिशन बड़े संजीदा किस्म के मुतालबे कर रही है। शहबाज शरीफ साहब ने बाकायदा तौर पे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से और DGISI से ये मुतालबा किया है कि जो अगर कोई एविडेंस मौजूद है इस चीज़ का कि बैरूनी साजिश के तहत ये अदम एतमाद लाई गई, और जो नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग हुई थी उसमें इस हवाले से, क्योंकि सब शरीक थे और एक एलामिया पे दस्तखत हुआ जिसको इमरान खान इस्तेमाल करके ये कह रहे हैं कि नेशनल सिक्योरिटी में इत्तफाक हुआ इस बात पर कि एक कॉन्स्पिरेसी थी, एक साजिश थी आलमी जिसके तहत अदम एतमाद लाई जा रही थी। तो ये अपोजिशन की तरफ से मुतालबा किया जा रहा है इदारों से कि वो सामने आए और वजाहत करें। अब इस सिलसिले में थोड़ी देर पहले एक बहुत अहम खबर आई है। एक बैनुल अक़वामी खबर एजेंसी है रॉयटर्स, काफ़ी एक मोतबर मुस्तनद दुनिया भर के लिए इदारा है। उन्होंने एक सीनियर सिक्योरिटी ऑफिशियल को, पाकिस्तान के एक सीनियर सिक्योरिटी ऑफिशियल को कोट करके ये बात कही है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज़ ने जो इन्वेस्टिगेट किया उसमें उनको कोई क्रेडिबल सबूत, एविडेंस नहीं मिला जो कंफर्म करता हो कि इमरान खान जो कंप्लेंट कर रहे हैं फॉरेन कॉन्स्पिरेसी की इस सियासी मामले से, आइनी मामले से जोड़कर, इस बारे में भी हम बात करेंगे। फिर रूस की तरफ से कंडेम कर दिया गया सारे मामले को, वो भी ज़ेरे बहस है। उसके ऊपर भी माहिरीन ये बात कर रहे हैं कि ये तो हमें सिंपली उस ब्लॉक में ला के खड़ा कर देता है जिस पे इमरान खान साहब भी कह रहे थे हम किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं है। आर्मी चीफ ने भी कुछ दिन पहले बड़ा तफसीली तौर पर इसका जवाब दिया। इन सारे मामलात के ऊपर हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर ओन अब्बास साहब, नून लीग के रहनुमा तारिक फजल चौधरी साहब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा मुर्तज़ा वहाब साहब। बहुत शुक्रिया आप तीनों का। मैं आगाज़ ओन अब्बास साहब से कर लेती हूँ ताकि हम एक बुनियादी मामले के ऊपर पहले बात कर लें। ओन साहब, अब ये जो आप लोग नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग का हवाला दे रहे हैं उसके ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल उठा रही है अपोजिशन, और वो ये कह रहे हैं कि उसकी बुनियाद पे इमरान खान साहब एक आर्टिकल 5 का हवाला देके आपने पार्लियामान के अंदर क्या किया, मामला अदालत में चला गया और फिर उसका एक सियासी इस्तेमाल करके भी पूरे 197 जो मेंबरान हैं उन सबको आप गद्दार करार दे रहे हैं। तो इस मुतालबे को आप वेलकम करते हैं जो अपोजिशन की तरफ से किया जा रहा है कि इदारे आके अपनी पोजीशन वाजे कर दें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीबी, थोड़ा सा अगर आप पिछले एक हफ्ते या 10 दिन की टोटल कार्रवाई को देखें तो आपको शायद ये पिक्चर बड़ी क्लियर हो जाएगी। जिस वक्त प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था कि एक बहुत बड़ा एक एलिमेंट है कि फॉरेन इन्फ्लुएंस है इस वक्त पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, तो सब ने उस वक्त मजाका खेज करार दिया, सब ने उसका मजाक उड़ाया। प्राइम मिनिस्टर ने अपनी कैबिनेट को एक स्पेशल कैबिनेट मीटिंग बुलाई, उसके बाद उन्होंने फिर उसके बाद नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सिक्योरिटी का इदारा है वहां पे रखा, और फिर उसके बाद फवाद चौधरी साहब ने पार्लिमानी इदारे जितने पार्लिमानी रहनुमा हैं उनको कॉल किया कि आप आके देख लें।
अनफॉर्चुनेटली उन्होंने उस वक्त उसको देखने से इनकार कर दिया, बल्कि ना देखने से इनकार किया, बल्कि जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस था उसको फर्दर पुश करते रह गए। अब उसके नतीजे में ऑटोमेटिकली डिप्टी स्पीकर की जो रूलिंग आई वो आपके सामने है कि उन्होंने कहा कि जिस चीज के ऊपर कैबिनेट मुत्तफिक है कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में एक फॉरेन इन्फ्लुएंस शामिल नजर आ रहा है, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के जो मिनट्स इशू हुए थे उसमें कहा गया कि हम इसकी कंडेम करते हैं, इसकी मजम्मत करते हैं और इसको फर्दर इन्वेस्टिगेट करना चाहिए चीजों को। लेकिन सवाल साहब ये है ना कि क्या नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग के अंदर ये बात, जिसमें अस्करी इदारे भी हमारे बैठे हुए थे, सब बैठे थे, इस बात पे इत्तेफाक हुआ कि ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन आ रही है ये फॉरेन कॉन्स्पिरेसी के तहत आ रही है, जिसके तहत आर्टिकल 5 के तहत आप समझते हैं कि ये पार्लियामान के जो मेंबरान है गद्दार हैं? देखें, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के जो मिनट्स हैं वो मेरे पास नहीं है, ना मैं प्रीव्यू इंफॉर्मेशन का कि उसमें क्या लिखा गया था, बट एक चीज कंफर्म है कि उन्होंने सब उन्होंने सब ने कंडेम किया था। खान साहब उन्होंने कहा था, उन्होंने कहा नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के अंदर ये बात है। मैं भी वही कोट कर रहा हूं, मैंने मिनट्स नहीं पढ़े। शाहान साहब ने जैसे कहा कि तमाम पूरे जो मेंबर्स हैं उन्होंने उसको कंडेम किया, उन्होंने कहा कि वाकई पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में एक इंटरफेरेंस नजर आ रही। और उसके बाद आपको शायद याद हो कि वजारत खारजा ने बाकायदा अमेरिकन चार्ज अफेयर्स को इसके ऊपर तलब किया था। लेकिन हैविंग सेड दैट, जब पार्लिमानी रहनुमाओं ने इस पे आने से इनकार किया तो ये क्या शो करता था कि दे आर नॉट, मतलब उनको इंटरेस्ट है इस मसले के ऊपर कि इतना बड़ा इशू आ गया। इसमें एक और भी इशू आ रहा है। मैं कुछ लोगों से, माहिरीन से भी बात करी थी जो फॉरेन अफेयर्स को बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं और इसकी नजाकत को भी समझते हैं, जो रूस ने भी कंडेम कर दिया। अब रूस के अपने मामलात हैं दुनिया के साथ, अमेरिका के हवाले से उनकी बयानबाजी अपनी चलती रहती है। वो ये कह रहे हैं कि रशिया के विजिट से तो बहुत पहले ऑपोजिशन ये प्लान कर रही थी। बिलावल भुट्टो ऑन रिकॉर्ड ये बात भी कह चुके हैं, हम अदम एतमाद लाने जा रहे हैं। तो इस सारे मामले के अंदर आप इंटरनेशनली पाकिस्तान को किसी ब्लॉक का हिस्सा साबित करने पे क्यों? मैं वापस आती हूं, टाइमिंग चेक कीजिए, टाइमिंग चेक कीजिए। मैं मुर्तजा वहाब साहब से का जवाब लेके वापस आऊंगी आपके पास। मुर्तजा साहब, आप लोग मुतालबा तो इस हद तक भी कर रहे हैं कि फॉरेन ऑफिस भी वजाहत करे, डिफेंस मिनिस्ट्री भी वजाहत करे और इदारों का भी के हवाले से भी शहबाज शरीफ साहब ने कह दिया। जो भी मैंने खबर शेयर की है रॉयटर्स के हवाले से, उसमें बड़ा सीनियर एक नॉलेज जिनको है इस मैटर का, इसकी इन्वेस्टिगेशन के हवाले से, वो ये दावा कर रहे हैं कि ये बात दुरुस्त नहीं है जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब कह रहे हैं और उसके कोई क्रेडिबल एविडेंस नहीं मिला है। तो यहाँ तक आपका मुतालबा पूरा हो जाता है या आप अभी भी समझते हैं कि इदारों को सामने आके वजाहत करनी चाहिए? मैं समझता हूँ कि बुनियादी चीज़ है कि अगर उसके जो मिनट्स ऑफ द मीटिंग है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश कर दिए जाएं तो ये मामला बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। हम लोग बिल्कुल कन्विंस्ड हैं कि ये तमाम जो हिकमत अमली थी ये इमरान खान साहब की हुकूमत को और उनकी अना को बचाने के लिए बनाई गई और इसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं है। इसकी इम्पोर्टेंस का आप अंदाज़ा ये लगा लें कि अगर इनकी बात मान ली जाए, 8 मार्च को वो ख़त आया जो ये कहते हैं कि बहुत ही इतना इम्पोर्टेंट मामला था कि आपको करारदाद जो है वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ उसको रिजेक्ट करना पड़ा इस मामले की वजह से। आपने 8 मार्च से आप खामोश बैठे रहे और आपने 31 मार्च को जाके आपने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास बुलाया। तो ये शो करता है ये आफ्टर थॉट है। और ये आफ्टर थॉट क्यों है? जब हुकूमत को अंदाज़ा हो गया कि उनके पास अपने नंबर्स मौजूद नहीं है। इसमें 2 चीज़ें हैं जो समझने की ज़रूरत है। पहले इनका जो होमवर्क था वो मुनहरिफ अराकीन के हवाले से था कि किसी तरीके से अगर उनको वोट देने से रोक दिया जाए आर्टिकल 63A के बेसिस के ऊपर तो इमरान खान साहब की शायद हुकूमत बचा लेंगे। इन्होंने रेफरेंस मूव किया सुप्रीम कोर्ट में और चूंकि इनको अभी तक रिलीफ नहीं मिली थी तो ये परेशान थे और इनकी परेशानी में उस दिन मजीद इजाफा हुआ और उन्हें घबराना शुरू किया जब इत्तेहादी इनको छोड़कर चले गए। जब इनके सामने बिल्कुल क्लियर हो गया कि मुनहरिफ अराकीन के बगैर भी मुत्तहदा अपोजिशन के पास 177 अपने अराकीन मौजूद हैं जिनका पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं है, तो फिर उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज किया और ये बिल्कुल ही एक फिक्टिशियस कॉन्कॉक्टेड स्टोरी को क्रिएट किया ताकि किसी न किसी तरीके से इमरान साहब की अना को ठेस ना पहुंचे, इमरान खान साहब को शिकस्त जो कौमी असेंबली में होने जा रही थी उस पर उनको बचाया जा सके। मैं समझता हूँ इस तमाम कार्रवाई में शायद उन्होंने इमरान खान साहब की अना को तो ठेस पहुंचाने से बचा लिया है, लेकिन जो आईन पाकिस्तान को, पाकिस्तान के पार्लियामान को और पाकिस्तान की रियासत का दुनिया भर में मजाक ये लोग उड़वा रहे हैं। मैं समझता हूँ ये नाकाबिल तलाफी नुकसान है जो इमरान खान साहब ने, उनके तर्जुमानों ने पाकिस्तान को पहुंचाया और मैं समझता हूँ पाकिस्तान की आवाम कभी इस चीज़ को माफ़ नहीं करेगी। तीसरी चीज़ जो अक्सर मैं आपके सामने मैं समझता हूँ कि क्यों आफ्टर थॉट था जी। देखें 8 मार्च को ये कहते हैं
कि ये इंटरनेशनल कंस्पिरेसी वफाकी हुकूमत की नॉलेज में आ गई। अफसा मैं खुद इस्लामाबाद में मौजूद था फरवरी के आखिरी दिनों में और मार्च के पहले हफ्तों में मैंने मुत्तहिदा ऑपोजिशन के साथ मीटिंग्स अटेंड की जिसके अंदर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को ड्राफ्ट किया गया। मैं हल्फिया कहता हूं कि 8 मार्च से पहले ये फैसला हो चुका था मुत्तहिदा ऑपोजिशन का, हमने रेजोल्यूशन को भी ड्राफ्ट कर लिया था। नंबर 1। नंबर 2 मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर ये समझते हैं आर्टिकल 5 इतना अहम था और इस करारदाद को रिजेक्ट करना इतना लाजमी था, ये आइन से मुतसादिम थी, तो 8 मार्च को जब 152 अराकीन असेंबली ने इस रेजोल्यूशन को असेंबली में पेश किया तो कौमी असेंबली सेक्रेटेरिएट को इसको रिजेक्ट कर देना चाहिए था, इसको रिटर्न कर देना चाहिए था कि ये आइन से मुतसादिम है। उसके बाद 28 मार्च को जब पीर के रोज आफ्टर थॉट, बिल्कुल मैं जी एक लास्ट चीज जी 28 मार्च को जब असेंबली में शहबाज शरीफ साहब ने मुत्तहिदा ऑपोजिशन ने इस रेजोल्यूशन को ऐवान में पेश किया, स्पीकर साहब चाहते उस वक्त फैसला कर देते कि ये आइन के आर्टिकल 5 से मुतसादिम है, ये आइन के मुताबिक नहीं है। उन्होंने ऑपोजिशन को इजाजत दी कि आप अपनी करारदाद को मूव करें। 161 अराकीन असेंबली उस करारदाद के हक में खड़े हुए, यानी कि ये जो तमाम मैं मुर्तज़ा साहब आपके ये सवाल लेके जाऊंगी जी मैं तमाम, और मैं दोबारा भी आती हूँ आपके पास, ये ऑन साहब के पास ये सवाल लेके जाऊंगी। तारिक फजल चौधरी साहब ने भी ज्वाइन कर लिया, उनका भी कमेंट शामिल कर लेते हैं। तारिक साहब, अब ये बात तो है, इसके ऊपर बहुत बहस हम ऑलरेडी टीवी पे भी कर चुके हैं, ये जो गद्दार डिक्लेयर किया जा रहा है ये वजाहत तलब ज़रूर है बात, लेकिन आप लोगों के पास पॉसिबल ऑप्शंस क्या हैं अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नहीं कोई इस किस्म का फैसला आता कि वापसी की तरफ जाया जाए और आगे ही इंतखाबात के हवाले से ही बात की जाए। मैं आमतौर पर हम अदालती रिमार्क्स को कोट करके उसके ऊपर तो नहीं बात करते क्योंकि अदालती फैसले का इंतजार रहता है, लेकिन उन्होंने भी ये कहा कि हम जलना चाहते हैं, निगरान हुकूमत का क़याम इस केस की वजह से रुका हुआ है। तो तारिक फजल साहब, आप लोगों के पास ऑप्शन क्या है इसके ऊपर एहतजाज करने के कि हमें गद्दार ना कहा जाए? बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया। लेकिन सियासत में ये सबसे कमजोर और बुज़दिल आदमी होता है, वो अपने सियासी रीस पे गद्दारी का इल्जाम लगाता है। ये घटिया सियासी रिवायत है कि जब जब इस्तेमाल की गई है मैं समझता हूँ कि गलत किया गया। और अब तो आप यानी 195 कौमी असेंबली अगर हुकूमत के खिलाफ है और हुकूमत उन्हें गद्दार कह रही है तो उससे ज्यादा समझता है कि बेशर्म की बात भी नहीं हो सकती। मैंने कल भी एक प्रोग्राम में, आज मैं तो फिजिकली शरीक नहीं हूँ, अपने एक दोस्त साथ से मैंने कहा अगर आपने इस प्रोग्राम में मेरे सामने मुझे या मेरी जमात को गद्दार कहा तो मैं आपको और आपके बाप को 10 दफा गद्दार कहूंगा। किसी को राइट नहीं है कि वो दूसरे को गद्दार डिक्लेयर करे। हम अपने आप को सबसे ज्यादा मुहब्बत वतन समझते हैं। किसी को हमारे ईमान पे या हमारे मुल्क के साथ मोहब्बत पे शक करने का और उसे चैलेंज करने का कोई हक नहीं है। सियासत सियासी असूलों के साथ की जाती है और सियासी अपने अपने नजरियात है उनके साथ की जाती है। गद्दारी के फतवे, काफिर होने के फतवे उस वक्त लगाए जाते हैं जब आपके पास दलील खत्म हो जाती है और आप जब आपके पास पॉलिटिकली कोई पता नहीं रहता खेलने के लिए, सियासत में कोई पता नहीं रहता खेलने के लिए, आखिरी पता जो है वो काफिर होने का या गद्दार होने का वो लगाया जाता है, जो मौजूदा हालात में आपके सामने जो है वो लगाया जा रहा है। बाकी जहाँ तक बात है पॉलिटिकल डिबेट की, दूसरा सवाल आपका, देखिए बात ये है, हम ये समझते हैं कि जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ऊपर मोशन लाई गई, मंजूर हो गई, आखिरी दिन वोटिंग का था, उस दिन स्पीकर के पास सिवाय वोटिंग की और कोई ऑप्शन नहीं था। ये एक आईनी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन थी जो उन्होंने पूरी करनी थी। उन्होंने अपनी कागज पे कहने पे कॉन्स्टिट्यूशन से वायलेट किया, आइन से निराश किया, आइन का मजाक उड़ाया। यह पाकिस्तान की मैं समझता हूँ हिस्ट्री में एक चीज आ गई है रिकॉर्ड के ऊपर। जुल्फिकार अली भुट्टो साहब को भी उस वक्त मिल मिला के हालात ऐसे बने को उन्हें फांसी दे दी गई। आज उस फांसी को दिफा करने वाला कोई भी नहीं है। इवन कोई सुप्रीम कोर्ट का जज भी आज नहीं कहता कि वो फांसी जो है कोई लीगल फांसी थी या जायज सजा दी गई है। तो जो आने वाला वक्त होता है वो फैसला करता है कि कौन सही था कौन गलत था। मैं एक ब्रेक की तरफ जाऊंगी। तारिक फजल साहब, लेफ्ट साइड पे था, तारीख में जो कुछ होता रहा उसी हिसाब से अब आप लोग चलेंगे। मैं वापस आके जानना चाहूंगी खास तौर पे कि अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नहीं उसको बरकरार रखा जाता है तो फिर आप लोग के पास ऑप्शन आप करेंगे क्या? दूसरी क्या बात होगी? जो नैरेटिव इमरान खान साहब बना रहे हैं क्या आप उसका मुकाबला कर? एक शॉर्ट ब्रेक की तरफ सर जाऊंगी, वापस आके पहले ऑन साहब से तमाम जो सवाल उठाए गए उसका जवाब तफसीली तौर पर और फिर आप लोगों से आपका कॉमेंट एक शॉर्ट ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हम बात कर रहे हैं जो इस वक्त मुल्क में बैरूनी साजिश की बात है और ऑब्वियसली उसके ऊपर बहुत सारी अपडेट्स आ रही हैं। और अब्बास साहब, अब जो ब्रेक से पहले बात हो रही थी, एक तो मुर्तज़ा वहाब साहब ने जितने सवालात उठाए उनके अगर आप जवाब देना चाहें, वो कहते हैं ये आफ्टर थॉट थी, सारे हरबे आप आजमा चुके, उसके बाद आपको एक ख्याल आया और फिर ऑब्वियसली एक फॉरेन पॉलिसी के हवाले से भी एक बहस जारी है कि उसको अगर सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। मेरा आपसे ये सवाल होगा कि आखिरी मोमेंट तक इमरान खान साहब इन अरकान को, अगर इन्होंने गद्दारी की, बैरूनी साजिश का हिस्सा बने, पैसे लिए, इसलिए नो कॉन्फिडेंस ला रहे थे, तो ये उनको क्यों कह रहे थे कि मैं मुनहरिफ लोगों को, कि मैं आप बाप की तरह पार्टी का सरबराह होने के नाते आपको वापस बुलाता हूं, आज माफ कर दूंगा? पहले तो मैं थोड़ा क्लियर कर लूं, जैसे मुर्तज़ा वहाब साहब ने कहा, रशिया का टूर एंड ऑफ फरवरी में था, तकरीबन मेरे ख्याल 23 या 25 फरवरी के करीब प्राइम मिनिस्टर का टूर था। और ये जो मीटिंग हुई थी जिसका मरासले का जिक्र किया जा रहा है, ये 7 मार्च को हुई है। तो टाइमिंग बहुत जबरदस्त है और इससे पहले ये कन्वे किया गया था हमारी गवर्नमेंट को कि जी इस रशियन टूर के बारे से रिजर्वेशन पाई जाती है वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर। सो उसकी टाइमिंग तो बिल्कुल मैच कर जाती है, नंबर 1। नंबर 2, दूसरा सवाल ये बार बार पूछा जा रहा है कि जी अगर आपको 7 मार्च को इस लेटर का पता चल गया था तो 27 मार्च तक क्यों पेंडिंग किया गया? अक्सर आपको भी पता है कि पाकिस्तान में 22 मार्च से OIC की कॉन्फ्रेंस हो रही थी और उन 22 से लेकर 24 के दरमियान साहब अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को बहुत खुशी से वेलकम कर रहे थे अमेरिका की। नहीं, बड़े वेरी क्लियर। एक चीज और भी बता दो, उन 22 से 24 में जब OIC की कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो 56 ममालिक में से बहुत सारे ममालिक ऐसे थे जो कि क्लोज थे, अमेरिकन एक ब्लॉक का हिस्सा भी थे और उनके उस पर एतराज भी हो सकता था। प्राइम मिनिस्टर साहब का पॉइंट ऑफ व्यू था कि किसी भी वजह से, हमारी किसी काविश की वजह से ऐसा कुछ ना हो कि OIC की कॉन्फ्रेंस कैंसिल हो जाए, क्योंकि अगर आपके पूरे ममालिक उसमें शिरकत नहीं करते या उनका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं दिया जाता तो उसका मैसेज गलत जाना। तो उस वजह से उसकी डिले किया। 24 को कॉन्फ्रेंस खत्म हुई, 25 को प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि मैं 2 दिन बाद एक चीज बताने जा रहा हूं और 27 मार्च को उन्होंने इसका ऐलान कर दिया। तीसरी बात, आपने रॉयटर्स की बार बार एक ऑफिशियल का जिक्र कर रहे हैं, भी देखिए बात सुने, जिस जराए का पता ना उसके बारे में कोट करना मुनासिब है। आज भी आप डॉन अखबार ने जो आर्टिकल छापा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जराए के हवाले से, मेरे ख्याल में वो थोड़ा मुनासिब नहीं था। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने खुद माजरत कर ली कि हमने कुछ ऐसा नहीं कहा कि हम 90 दिन में इलेक्शन नहीं करा सकते। पॉइंट इज कि जब डॉन जैसे इतना मुस्तनद अखबार इस तरह के आर्टिकल छाप देता है जिसमें अवाम में एनार्की की पोजीशन क्रिएट होती है, हमें भी शायद टॉक शो पे इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए कि एक जराया है जो एक ऑफिशियल है जिसका कोई पता नहीं, उसकी किसी एक ऑफिशियल से बात हुई है, उसने कहा जी इस डॉक्यूमेंट का पाकिस्तान की सिक्योरिटी से कोई ताल्लुक नहीं। आई डोंट थिंक ये अल्फाज बोले थे कि ये एक बड़ा मुस्तनद खबर एजेंसी है ऑन साहब और ऐसे रिकॉर्ड पे नहीं है रॉयटर्स के, लेकिन अगर डिनाइल होगा तो इदारे डिनाई कर देंगे। आप कैसे पूरी दुनिया में ऑन साहब रॉयटर्स को माना जाए, ये तो बेसिक बात है। नहीं, पूरी दुनिया रॉयटर्स से अपनी खबरों का हवाला लेती है। आप नहीं कर सकते कि ये मुस्तनद अदारा है, लोकल मीडिया नहीं खबर है। आप नहीं, मसला मुझे इंटरनेशनल नहीं, मुझे लोकल मीडिया बहुत पसंद है, मुझे इंटरनेशनल मीडिया भी पसंद, लेकिन आपका ये कहना कि बड़ा मुस्तनद जराए है और बड़ा मुस्तनद अदारा है और उसकी जो कई चीज है, मैं खबर एजेंसी को मुस्तनद कह रही हूं, उन्होंने कहा नॉलेज एंड ऑफिशियल विद नॉलेज ऑफ द मैटर। अब मेरा पॉइंट, अब मैं आप एक खत के ऊपर पूरी सियासत कर रहे हैं, आप पार्लियामान के निजाम और अदम एतमाद को रिजेक्ट कर रहे हैं खत की बुनियाद पे। मैं इस खबर की बुनियाद पे आपसे सवाल क्यों ना करूं सर? मैं आपसे एक सवाल और करता हूं, क्या इस बेस के ऊपर यह कहना कि रॉयटर्स एक इदारा है जो बड़ा मुस्तनद है, उसका एक ऑफिशियल है जिसका नाम नहीं बता रहे, उसकी किसी से मुलाकात हुई सिक्योरिटी जिसका नाम नहीं बता रहे और उन्होंने डिसाइड उन्होंने डिफाइन कर दिया है कि दिस इज एंटायरली वेरी अनफेयर कि यह कहना कि उन दोनों ने, क्योंकि वो भी मुस्तनद है वो भी मुस्तनद है इसलिए हम गैर मुस्तनद हो गए, ये कहना थोड़ा अनफेयर होगा। अब आपने कहा कि प्राइम मिनिस्टर ने अपने बाप के उससे अपने जो MNA से उनको कहा मैं तुम्हारे बाप की जगह पे हूं। बीबी ये गलती का मौका तो दुनिया में हर किसी को दिया जाता है। तो गद्दारी माफ हो सकती है ऐसे? गद्दारी नहीं, अगर अनइंटेंशनल था, अगर उनको इस चीज का पता नहीं था तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें बता रहा हूं ये एक बैरूनी साजिश है, तुम इसका हिस्सा मत बनो। इसमें कौन सी बड़ी बात करी? उस वक्त उन्होंने सिर्फ पैसे लेने का कहा था, उन्होंने कहा था कि ये ऑपोजिशन की जमातें पैसे चला रही हैं, तब अमेरिका ने नहीं पैसे दिए थे। बेनिफिट ऑफ द डाउट, अमेरिका कभी भी कोई भी मुल्क पैसे नहीं देता, ये हमेशा लोकल ऑपरेटर्स होते हैं। आज पंजाब में जो हो रहा है आपको पता है, यहां पे एक होटल है MM आलम रोड के ऊपर, मेन बुलेवार्ड के ऊपर, वहां 140 से ज्यादा अरकान ठहराए उन्होंने यहां पे, जिसमें से कोई 23 से लेकर 27 के ग्राम, हमें एग्जैक्ट अंदाजा नहीं, हमारे अरकान है। अब वो क्या अपने जमीर की आवाज पे बैठे? मतलब 4 साल उनको ध्यान नहीं आया कि यहां पे क्या, 4 साल बाद अचानक एक दिन यहां पे वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आती है और 27 अरकान पंजाब
असम्बली हमारे कहते हैं, उनका जमीर जाग गया और अबारी के होटल में ठहरे। ठीक है, मैं वापस आती हूँ आपके पास। मैंने आपसे पंजाब में जो बातें बहुत ज्यादा और भी चल रही हैं करप्शन के वाले से, उस पर बात करिए। मुर्तजा आप सब, अब आप उन्होंने टाइम लाइन बताई ऑन अब्बास साहब ने, इससे आप इत्तेफाक करते हैं? वो कह रहे हैं एहसास था OIC की कॉन्फ्रेंस का, हुकूमत जाती है तो जाए, वो कह रहे थे OIC ठीक तरीके से हो जाए इसलिए सीक्रेट रखा हुआ था। अपना अब से मुझे हैरत होती है कि एक तरफ ये कहते हैं कि नेशनल इंटरेस्ट सुप्रीम है, पैरामाउंट है, तो उन्होंने उस नेशनल इंटरेस्ट को 4 हफ्तों तक दबा के रखा चूंकि OIC की 2 दिन की कॉन्फ्रेंस हो सके। ये डज नॉट मेक एनी सेंस कि आप एक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए दूसरे इंटरेस्ट को इस तरीके से कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। आपकी OIC कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई 23 तारीख को, 23 मार्च को ये ऐलान कर दिया जाता, 24 मार्च को ऐलान कर दिया जाता। दिस ऑल हैपेंड वंस इमरान खान रियलाइज्ड कि उनके इत्तेहादी उनके पास से निकल गए, उनके अपने मुनहरिफ अराकीन जो है उनकी तादाद में इजाफा हो रहा है, और सुप्रीम कोर्ट 63A के ऊपर कोई पाबंदी नहीं लगा रही कि अपनी वोट दे सके। देखिए, मैं आज भी आपको कहना चाहता हूँ, पंजाब के अंदर तो कोई बैरूनी साजिश नहीं है ना, तो पंजाब असेंबली के अंदर लीडर ऑफ द हाउस का जो इलेक्शन है इन्होंने 16 अप्रैल तक क्यों मुलतवी कर दिया? क्योंकि इनको नजर आ रहा है कि इनकी हार सामने है, इनको नजर आ रहा है कि इनकी शिकस्त सामने, इनको पता है कि इनके नंबर्स अंडर कंट्रोल नहीं है। आप मुझे बताइए, चले मैं बुरा हो सकता हूँ, तारिक फजल चौधरी साहब बुरे हो सकते हैं, अलीम खान साहब ने जो इनकी हुकूमत के बारे में, इनकी सियासी जमात के बारे में, इनके इमरान खान के बारे में जो बात की हैं, उन बातों का अभी तक जवाब नहीं आया इमरान खान साहब की जानिब से। जो इनके गवर्नर सरवर खान साहब ने इनकी हुकूमत के बारे में चार्जशीट किया है, उसके बारे में कोई जवाब अभी तक नहीं आया। तो मैं समझता हूँ ये तमाम चीजें शो करती हैं कि इनका इंटरेस्ट हमेशा से एक रहा है। दे रहे हैं अलीम खान साहब के हवाले से भी आज हुकूमती जो गिल साहब ने शायद ये सवाल उठाया हुआ था कि पहले से नैब केस था। जी नहीं, अफसा मेरी गुजारिश ये है कि अलीम खान साहब ने डायरेक्ट इल्जाम लगाया है इमरान खान साहब के ऊपर। जवाब इमरान खान साहब की जानिब से आना चाहिए, फवाद चौधरी की जानिब से नहीं आना चाहिए। चौधरी सरवर साहब ने जो इल्ज़ाम लगाया है वो डायरेक्टली इमरान खान साहब की गवर्नेंस के हवाले से लगाया है, बोजदार साहब की गवर्नेंस के हवाले से लगाया है, कोई जवाब नहीं आया उसकी जानिब से। तो मैं समझता हूँ ये बहुत गौर तलब चीज़ें हैं, और ये शो करता है कि इन्होंने 16 अप्रैल तक जो मुलतवी किया है, इनको पता है कि ऑल इज़ नॉट वेल इन द कॉरिडोर्स ऑफ PTI, और ये अपने बंदों को काबू करने की कोशिश कर रहे हैं। इनका बुनियादी मकसद ये था कि इनकी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स, स्टाइल ऑफ गवर्नेंस है मी, माई सेल्फ एंड माई सेल्फ। इमरान खान साहब की ज़ात के अलावा कोई और चीज़ इनको मैटर नहीं करती। इमरान खान साहब की ईगो को बचाने के लिए, उनके इख्तदार को बचाने के लिए उन्होंने पूरे पाकिस्तान का मजाक उड़ाया, पाकिस्तान के आइन को रोंदा इन्होंने, और पाकिस्तान को इंटरनेशनल कमिटी ऑफ नेशंस के अंदर इस तरीके से रुसवा कराया जा रहा है कि इस वक्त IMF जो है उसको डाउट हो गया आपकी गवर्नेंस के बारे में। मैं क्विक रिस्पांस, और आज जो डॉलर की भी ऊपर गई है कीमत, और बड़ा एक ओवरऑल एक मुआशी एतबार से बड़ी एक टेंशन नजर आ रही है कारोबारी तबके में भी। बिल्कुल, मैं तारिक साहब का क्विक रिस्पांस पे फिर ब्रेक की तरफ जाऊंगी। तारिक फजल साहब, अब ये आप लोग जैसे कहते थे हमने मिसाके जमहूरियत कर ली कुछ चीज़ों से सीख के, इमरान खान साहब को मैं सुन रही थी वो कह रहे हैं मैंने सीख लिया इस चैप्टर से, और अब मैं इलेक्टेबल्स की सियासत भी नहीं करूंगा और बंदे खुद चूज करूंगा जो ऐसे साबित ना हो। जो बयान तो उन्होंने दिया है, लेकिन मुझे किसी बात का एतबार नहीं किया जा सकता। ये अभी जो अदम एतमाद की तहरीक है, इसमें आप ये देखें कि इमरान खान साहब ने सबसे पहले एस्टेब्लिशमेंट से रब्ता कायम किया कि मेरी अपोजिशन के साथ आप ये एक एडजस्टमेंट करा दें कि अगर वो तहरीक अदम एतमाद वापस लेते हैं तो मैं असम्बलियाँ तोड़ने के लिए तैयार हूँ। एस्टेब्लिशमेंट ने ज़ाहिर है उसमें कोई किरदार अदा नहीं किया, ना वो कर सकते थे। उसके बाद इमरान खान साहब ने दो दिन पहले बयान दिया कि एस्टेब्लिशमेंट ने मुझसे रब्ता कायम किया था कि मैं अपोजिशन को मना लूंगी। जब एस्टेब्लिशमेंट के जराये ने कहा कि हमने ऐसा कोई रब्ता नहीं किया, तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे कुछ दोस्त होंगे जो एस्टेब्लिशमेंट से इन्होंने रब्ता किया होगा। क्या बात कर रहे हैं? मुझे अफसोस सिर्फ इस बात का है कि ना इस कुर्सी पे इमरान खान साहब ने सदा रहना है, अब तो खैर चली गई है उनसे, ना इस दुनिया में उन्होंने रहना है, ना किसी ने रहना है, ना PM की कुर्सी पे, ना दुनिया पे। आप अपनी एक जात के लिए एक मुल्क के आइन से खेल रहे हैं, एक मुल्क के सिस्टम से खेल रहे हैं, मुल्क की जमहूरियत से खेल रहे हैं, मुल्क की पार्लियामेंट से खेल रहे हैं, अपनी अना की तस्कीन के लिए इतने बड़े बड़े झूठ बोल रहे हैं, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी से खेल रहे हैं, बाहर पाकिस्तान के जो ताल्लुकात है बैरूनी दुनिया में उनसे आप खेल रहे हैं। आपने एक मजहबी तंजीम के साथ मुआहदा किया
कि मैं फ्रांस के सफीर को गुस्ताखाना खाके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के हवाले से जो गुस्ताखी उन्होंने की, मैं फ्रांस के सफीर को बाहर निकाल दूंगा। लेकिन जब आप उनसे नहीं निकाला, उसके बाद आपकी इंटरव्यू मौजूद है टीवी के ऊपर कि अगर फ्रांस के सफीर को मैंने बाहर, लेकिन वो मुतालबा भी दुरुस्त नहीं था तारिक साहब, हमें प्रिंसिपल बात करनी चाहिए। उस वक्त वो बड़े अनरीजनेबल हो रहे थे जो प्रोटेस्टर्स थे। मैं कुछ और बात कह रहा हूँ मैडम, मैं ये कह रहा हूँ कि इमरान खान साहब ने उसके बाद ये फरमाया था कि अगर मैंने फ्रांस के सफीर को बाहर निकाला तो पूरा यूरोप हमसे नाराज हो जाएगा, हमारी एक्सपोर्ट खराब हो जाएंगी। उस वक्त यूरोप का दबाव इतना ज्यादा था, आप यूरोपियन दबाव से डर गए। अच्छा, आप जनाब अमेरिका का आप उसको बीच में ले आए हैं सिर्फ अपनी तहरीक अदम एतमाद को बचाने के लिए। आपने पाकिस्तान का इंटरेस्ट दाव पे लगाया, पाकिस्तान के आइन को आपने तोड़ा। और मैं आपको एक और बात बताऊं, देखें इस वक्त जो पाकिस्तान के आइन को लोग पूरे पाकिस्तान में तोड़ रहे हैं, मैडम अफसा, उनके खिलाफ पाकिस्तान की अफवाज और इंटेलिजेंस के इदारे कार्रवाइयां कर रहे हैं। उन्हें हम टेररिस्ट कहते हैं जो पाकिस्तान के आइन को नहीं मान रहे। और आज ये काम आप इस्लामाबाद में बैठ के कर रहे हैं। तो मुझे ये बताएं कि फाटा में, वजीरिस्तान में, बलोचिस्तान में, सिंध में जो लोग अभी पिछले दिनों नारे लगा रहे थे कि हम पाकिस्तान के आइन को नहीं मानते, उनमें और आपके इमरान खान साहब में क्या फर्क है? आपने भी तो आइन तोड़ा है ना, आपने भी जो एक ब्रेक की तरफ मुझे जाना है, मुझे एक ब्रेक की तरफ जाने। तारिक साहब आप साथ ही रहिएगा, वापस जब आएंगे तो मैं पंजाब जो करप्शन है उसके हवाले से जो बातें हो रही हैं उस पर हम ऑन साहब से भी रिस्पांस लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हम बात कर रहे हैं जो मौजूदा सूरत हाल है इस वक्त मुल्क में, एक आइनी बहरान का शिकार तो है ही, लेकिन उसके साथ जो नैरेटिव्स बनाए जा रहे हैं, एक बैरूनी साजिश का और दूसरी तरफ अब पंजाब में करप्शन की जो बातें हैं। ऑन अब्बास साहब, ये बातें पहले मीडिया के तवस्सुत से रिपोर्ट होती रहीं, कुछ रिपोर्टर्स कहते रहे कि पंजाब में तो रेट्स लगे हुए हैं अपॉइंटमेंट्स के लिए, तबादलों के लिए, और अब तो जब अलीम खान साहब ने खुलकर रकम भी बता दी कि कितने कितने पैसे, नाम लिया जा रहा है फरा नामी एक खातून का जो कि इमरान खान साहब की अहलिया की बहुत करीबी दोस्त है, और बुज़दार साहब, और ये सब कुछ एक मिली भगत के तहत ये बात की जा रही है। अब आप इसके ऊपर क्या कहेंगे? क्योंकि करप्शन के खिलाफ आप हमारे शोज में बहुत आते हैं, आप इसको ना सिर्फ ये, आप लोग इसको ऊपर ये भी स्टांस लेते हैं कि इन लोगों का बॉयकॉट कर देना चाहिए, शोज में भी नहीं आना चाहिए, इन सियासतदानों को बुलाना भी नहीं चाहिए जिन्होंने करप्शन की है। और यहाँ पर ये खातून जिनके ऊपर एक मैं टीवी रिपोर्ट देख रही थी कि शेखुपुरा जहाँ से उनका ताल्लुक है, वहाँ पर सड़कें बन गई, वहाँ पर करोड़ों रुपए लागत के फंड्स जारी कर दिए गए, और इस हद तक वो इन्फ्लुएंशियल थी, और फिर रातों रात वो 2-3 दिन पहले फरार भी हो गई। पंजाब पुलिस की उनके प्रोटोकॉल में वो बुरका पहन के पहुंची, किसी मीडिया ने रिपोर्ट किया है, और मुल्क से फरार हो गई। तो इस पे अब आप क्या कहेंगे? क्यों इन्वेस्टिगेट नहीं किया? क्यों प्राइम मिनिस्टर साहब ने हुक्म नहीं दिया इसके ऊपर? बीबी वैसे एक बात बताऊं, अगेन इट्स अ जोक। ये सारी बात स्टार्ट हो रही है कल अलीम खान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस से। जरा प्रेस कॉन्फ्रेंस को गौर से सुनिएगा और उसमें से चीदा जो सेलिएंट फीचर्स हैं वो उठाइएगा। पहला फीचर ये था कि मैंने प्राइम मिनिस्टर के लिए बहुत कुछ किया, मैंने तहरीक इंसाफ के लिए बहुत कुछ किया, और उस हिसाब से तहरीक इंसाफ ने शायद रेसिप्रोकेट नहीं किया, ये उनका गिला था, नंबर 1। नंबर 2 उनका गिला ये था कि जी मेरा आज से 4 साल पहले जब मैं वज़ीर आला बनने चाह रहा था, या मैं MPA बना और मैं वज़ीर आला का कैंडिडेट था, तो मुझ पे नैब के केस बनाए गए, यानी कि 4.25 साल पुरानी बात जो उन्होंने कल आके रखाई। नहीं, पहले मैं बात आ रहा हूं। और तीसरा उन्होंने पॉइंट बताया कि मैंने प्राइम मिनिस्टर को बताया कि जी पंजाब में करप्शन हो रही, जिस पे जवाब नहीं दिया। इस वक्त अलीम खान साहब को सीनियर वजीर की वजारत को छोड़े 1.5 साल हो चुका है। 1.5 साल में ऐसी कौन सी मसलियत थी जिन्होंने उसकी वजह से खामोश रहे? और कल जब इस वक्त अदम एतमाद की तहरीक लाहौर में पेश हो चुकी है, वहां पे वजारत आला का फैसला होने वाला था। आज से 1 हफ्ता पहले तक वो वजारत आला PTI के उम्मीदवार। अच्छा, ये हो गया अलीम साहब के बारे में। गवर्नर सरवर साहब और नोमान लंगड़ियाल जो आज बोल उठे हैं, उनके बारे में बात तो सुन लीजिए, बात उससे 1 हफ्ता पहले वो हमारे उम्मीदवार थे। जिस दिन प्राइम मिनिस्टर ने उनको माजरत की और परवेज इलाही साहब को अपना कैंडिडेट बनाया, उसके 3 दिन के बाद अचानक उनको याद आया कि 4 साल बाद उनसे पहले क्या ज्यादती हुई थी। उन्होंने 2.5 साल पहले प्राइम मिनिस्टर को क्या मैसेज भेजा था और प्राइम मिनिस्टर मैसेज के जवाब में क्या दिया था, और यहां पे पंजाब में क्या करप्शन है। बीबी बहुत सिंपल है, अगर किसी के पास करप्शन का कोई एक एविडेंस है, कोई विटनेस है, वो जाके अदालतों को छोड़े। मैं अदालत की बात नहीं कर रहा, आप मीडिया पे ले आइए। साहब की प्रिंसिपल्ड पोजीशन के बारे में बात कर रही हूं। मैं आपको अदालत की बात खड़ा हूं जहां पे करप्ट इंसान खड़ा हो। वो कह रहे हैं अलीम खान साहब, मेरा एक सवाल सुन लें,
ऑन साहिब मेरा सवाल सुन ले। वो ये कह रहे हैं अलीम साहब कि मेरे पास सबूत मौजूद है, मैंने इमरान खान को मैसेज किया कि ये इस तरीके से यहाँ पे करप्शन हो रही है। छोड़ दे अलीम साहब ने क्यों ये बातें की, क्यों सरवर साहब ने इस वक्त में आके बातें की, क्यों लंगड़ियाल साहब आज आके कह रहे हैं, वो तो कह रहे हैं हलफ लेके इमरान खान कहे कि हमने बताया नहीं था। आप मिस कोट कर रही हैं। अलीम खान साहब ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा, मैंने खान साहब को आज से 1.5-2 साल पहले बताया कि पंजाब में करप्शन हो रही है, दैट्स इट। उन्होंने कोई सबूत नहीं दिया, उन्होंने कहा जी करप्शन हो रही है, और प्राइम मिनिस्टर ने जो रेसिप्रोकेट जवाब दिया वो रिकॉर्ड पे। अब जरा बीबी वो कहते हैं इल्जाम लग कैसे गया। मैं आपको कहूं, अब चलिए आप मुझे कहें जी ऑन साहब आप करप्शन कर रहे हैं, मैं कह जी कोई एक एविडेंस तो दे देना, आप कोई एक सबूत तो दे दे। मैं ये नहीं कह रहा आप अदालत ले जाए, आप मीडिया में दिखा दें किसी एक डीसी को, आप किसी एक डीसी को पेश कर दें जिसने पैसे दिए और पोस्टिंग की हो, बात खत्म। अब इसी तरह जब आपको नहीं वेरी फ्रैंकली जब आपको वजारत आला का कैंडिडेट नहीं बनाया गया, आपको गुस्सा आया और आप सर मैं अलीम साहब की बात ही नहीं कर रही, मैं आपको 2-3 मीडिया सोर्सेज बता देती हूँ जो पिछले 1 साल से हमारे कुछ पंजाब के रिपोर्टर फ्रेंड्स इस बारे में लिख भी रहे थे, वो भी बड़े मुस्तनद होंगे, एहतियात कर रहे थे। वो आपके रिपोर्टर फ्रेंड्स भी बड़े मुस्तनद होंगे। मेरे नजर में सब मुस्तनद हैं, आपकी नजर में नहीं है। जियो के ऊपर आप लोग बहुत बात करते हैं, उन्होंने आज ये भी खबर दी है। नहीं बिल्कुल नहीं सर, मैं क्या नाम एक एक का बताऊं, बहुत सारे ऐसे पंजाब के रिपोर्टर्स हैं। अब आप कहते हैं तो मैं आपको बाद में फॉरवर्ड कर दूंगी किस किस ने ये खबर फाइल भी की हुई है और छप हम पढ़ भी चुके हैं। हम सबको अलीम खान साहब को बताने से पहले मालूम था कि फरहा नामी ये खातून है। अजब बहस है, ये तो मीडिया के ऊपर ले गए आप। आपकी नजर में एक सहाफी जो आपकी नजर में बहुत मुस्तनद है, उसने एक आर्टिकल लिख दिया है, इसलिए किसी भी शरीफ आदमी पे नहीं मजल आप ये तीसरी दफा इसी प्रोग्राम में कर रहे हैं। आपने रॉयटर्स की बात की कि उसके ऑफिशियल ने एक मुस्तनद अदारे ने, एक डॉन ने सुबह खबर छापी कि ईसीसी के जराये ने बात की। अब आप कह रही हैं कि लाहौर में एक सहाफी ने एक आर्टिकल लिखा है जिसके मुताबिक मैं मुर्तजा साहब को माफ कर दीजिए, मैं तो रॉयटर्स से माफी मांगती हूं कि उनको मैंने इस कंट्रोवर्शियल बहस में जिक्र कर दिया उनका, लेकिन मेरे लिए मुस्तनद है। मुर्तजा साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मुर्तजा साहब बुनियादी देखें, ऑपोजिशन बार बार कहती थी कि पंजाब के अंदर जो तर्ज हुक्मरानी है वो ठीक नहीं है, वहाँ ट्रांसपेरेंट शफाफ अंदाज से चीज़ें नहीं चल रही, वहाँ करप्शन है। और मैं समझता हूँ ऑपोजिशन की जो तमाम चार्जशीट थी वो इमरान खान साहब ने उस दिन कबूल कर ली जब उन्होंने बोजदार साहब को हटाने का फैसला कर लिया। मैं समझता हूँ आज इमरान खान साहब जो कि माजी में कहते थे कि उस्मान बोजदार जो है वसीम अकरम प्लस है और से बेहतरीन वजीर आला कोई नहीं है, तो फिर क्यों खान साहब आज मजबूर हो गए उस्मान बोजदार साहब की कुर्बानी देने के लिए? तो या तो उस्मान बोजदार साहब जो हैं वो इतने अच्छे वजीर आला नहीं थे, या इमरान खान साहब को अपनी ज़ात से इतना इश्क है कि उन्होंने कहा ठीक है जी सब कुछ कुर्बान कर देता हूं मैं, लेकिन मैं अपनी वजारत उज़्मा को नहीं छोड़ूंगा। तो मैं समझता हूँ दोनों सिचुएशन के अंदर पीटीआई का केस जो है वो बड़ा वीक है। दूसरी चीज़ देखें, जो सियासी जमात जिसने अपनी सियासती इल्ज़ामात के ऊपर की, जो रोज़ कंटेनर पर खड़े होके किसी के बारे में बुरी बुरी बातें करते थे, मुगल्लेज़ात बयान करते थे, इल्ज़ामात लगाते थे, आज वो सियासी जमात के रहनुमा कह रहे हैं कि शवाहिद लेकर आओ, सबूत लेकर आओ। ओ भाई, इमरान खान के पास सबूत थे जब वो इल्ज़ाम लगा रहा था, इमरान खान के बाकी सपोर्टर्स के पास सबूत थे जब लोगों के ऊपर इल्ज़ामात लगाए जा रहे थे। तो प्लीज़ प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। आपने माजी में लोगों के ऊपर क्या क्या नहीं कहा, कभी आपने कोई शवाहिद पेश करने का नहीं सोचा, आप जलसे में खड़े हुए और आपने बात बयान कर दी। और आज जब आपसे सवाल पूछा जा रहा है तो आप कह रहे हैं शवाहिद लेकर आओ। आप मुझे बताइए, आपका गवर्नर भी गलत बोल रहे हैं, आपके अपने पार्टी के लोग गलत बोल रहे हैं, आपके वजीर गलत बोल रहे हैं, आपके एमएनए गलत बोल रहे हैं, आपके अपने लोग बार बार बात कह रहे हैं। मैं एक शॉर्ट ब्रेक की तरफ, मुर्तजा साहब आपकी, मैं एक ब्रेक की तरफ जाऊंगी। जो मैं ऑन साहब के पास भी ये सवाल है कि जो आपके पास और तारिक साहब के पास भी ये बात कि ऐसी क्या वजह है कि नैरेटिव जब बनाने की बात आती है तो इमरान खान साहब रातों रात भी बैरूनी साजिश का बनाते हैं और वो सेल भी होता है काफ़ी हद तक। बेशक आईन वाले मामलात हैं, हम उसके ऊपर मोहतात गुफ्तगू करते हैं, लेकिन आप लोग नैरेटिव बिल्डिंग नहीं कर सकते। अब तो बड़ा अरसा हो गया इमरान खान साहब को भुगतते हुए आप लोगों की तरफ से। तो एक ब्रेक की तरफ वापस आके बात करते हैं इस बारे में। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। अब वक्त थोड़ा कम है, मेरी दरख्वास्त होगी कि आप लोग क्विक रिस्पॉन्सेज दीजिएगा। तारिक साहब पहले आपकी तरफ, आप लोगों के खिलाफ इमरान खान साहब ने तो 126 दिन का धरना दे दिया। करप्शन एक हर अवाम के जुबानों पर आ गया कि ये लोग करप्ट और चोर हैं। फिर उसके अलावा जब आए इक़्तिदार में तो इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर भी से नो टू करप्शन लिख दिया गया, जो बड़ा एक फ़नी सिचुएशन हो जाती थी जब आप बाहर जाते थे। अमरीका में जाके एक तारीखी जलसा कर दिया और वहाँ पर भी दुनिया को बताया कि हमारे यहाँ लोकल सियासतदान कितने करप्ट हैं। आप लोगों ने पंजाब की करप्शन के किस्से सामने आ रहे थे, क्या आप लोगों का बयानिया था इस बारे में, क्या नैरेटिव आपने बनाया?
देखिए, गुजारिश ये है कि इमरान खान साहब ने करप्शन के इल्जाम ही लगाए ना, गालियां ही दी। 3.5 साल में और क्या किया है, कौम को क्या दिया है उन्होंने? लोगों ने जो उनसे वाबस्ता की थी, आज जो नाराज अरकान है उनके, वो यही तो कह रहे हैं कि आपने नारे क्या लगाए थे, लोगों को दिया कि आपने क्या है। सर, आप लोगों ने बतौर अपोजिशन क्या किया? पे हो गया है। सर, आपने ये क्यों नहीं हाईलाइट किया पंजाब में करप्शन का मामला? देखिए, करप्शन का मामला पंजाब में हाईलाइट होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, लेकिन पंजाब में भी गवर्नमेंट इनकी रही है, केसेस इन्होंने दबाई रखे हैं, अपने महकमे इन्होंने अपने अंडर द थंब रखे हैं, नैब को इन्होंने अपना कठपुतली बनाई रखा है, एफआई को कठपुतली बनाई रखा है, एंटी करप्शन को कठपुतली बनाई रखा है। अपोजिशन में आप क्या किसी की करप्शन को एक्सपोज कर सकते हैं? आप ये देखें कि वो लोग जिनके खिलाफ कोई और मुकदमा ये नहीं बना सके, राना सनाउल्लाह जैसे लोग, ऑनरेबल लोग, उन पे इन्होंने हीरोइन का मुकदमा बनाया कि अफगानिस्तान से हीरोइन आती है, वो आगे राना सनाउल्लाह को देते हैं फैसलाबाद में, फैसलाबाद से राना सनाउल्लाह जो है वो लाहौर लेके जाके देते हैं। मतलब अफगानी जो है, ये सवाल मुर्तजा साहब की तरफ है। तारिक साहब, मैं कतक कलामी की माजरत में तीनों का रिस्पांस लेने रहा। मुर्तजा साहब, आज इमरान खान बात करें, मैं खुद मुख्तारी की बात कर रहा हूँ, कहते हैं शहबाज शरीफ साहब ने कहा बेगर्स कांट बी चूजर्स, इसको एक बयानिया बनाया जा रहा है कि देखो पाकिस्तानी अवाम तुम लोगों को भिखारी कह रहे हैं। आप लोगों ने आइन नंबर्स पूरे करने, फिर उसके अलावा पार्लिमानी रास्ता इख्तियार किया। आप लोगों को इस बात का एहसास है कि आप इमरान खान साहब को उनके तरीके से काउंटर नहीं कर पाते? अगर आप ये कह रही हैं कि इमरान खान साहब का जो बदतमीजी का, बदतहजीबी का, बदकलामी का तरीक़ेकार है वो हम इख्तियार कर लें, तो वो हम इख्तियार नहीं कर सकते। मैं समझता हूँ कि इल्ज़ामात इमरान खान साहब ने भरपूर लगाए और इल्ज़ामात लगाने की भरपूर कोशिश पिछले 3.5-4 साल में उन्होंने कर ली, लेकिन वो कोई इल्ज़ाम साबित नहीं कर पाए। अब वक्त आ गया है कि इमरान खान साहब ने जो पिछले 3.5-4 सालों में पाकिस्तान के साथ ज्यादती की है, पाकिस्तान के अंदर करप्शन को बर्पा किया है, नेपोटिज्म को बर्पा किया, उसके खिलाफ कार्रवाई हो, और इंशाअल्लाह ये आपको कार्रवाई होती हुई नजर आएगी। हम इल्ज़ाम नहीं लगाएंगे, हम इल्ज़ामात को साबित करेंगे, और ये साबित किया जाएगा कि जो इमरान खान साहब की तरह लोग बेपरकी छोड़ते हैं ना, उनका अंजाम जो है अच्छा नहीं होता। ठीक, इसके ऊपर ओहान साहब अब आप बताइएगा आखिर में ये जो मामला है, क्योंकि आज एक तस्वीर भी उनकी गर्दिश करी है खातून फरा की, जो पर्स है उसकी कीमतों के ऊपर बात हो रही है, बड़ा महंगा बर्किन बैग, कोई सोच भी नहीं सकता इस तरह का। अब डायरेक्टली इल्जाम है इमरान खान साहब की रेपुटेशन के ऊपर, वो अभी भी सोचते हैं इस बारे में कि वो ये उनके ऊपर बड़ा जो इल्जाम करप्शन का लग रहा है वो कुछ करें इसके बारे में? बेबी, वैसे मैं हैरान हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब पे इल्ज़ाम वो लगा रहे हैं जिनका अपना पर्ची वाला जो लीडर है बड़ा, जो मम्मी डैडी है बड़ा, जिसकी अपनी जबान पे कोई कंट्रोल नहीं है, उसको ये नहीं पता कि कौन सा तलफ़्फ़ुज़ कहाँ। मैं बिलावल भुट्टो जरदारी की बात कर रहा हूँ। उसको आज नहीं इसका मतलब आपके लीडर तो बिलावल भुट्टो जरदारी है, जिसको ये नहीं पता कि बड़े छोटे से बात किस तरह की जाती है, वो आज बैठ के बताएंगे कि प्राइम मिनिस्टर कौन सी जबान इस्तेमाल करते हैं। आपने कहा कि हमने इल्जाम लगाया, टोटल 3 दफा हमने नैरेटिव बिल्ड किया, 3 दफा नैरेटिव बिल्ड किया। पहली दफा बिल्ड किया था 2014 में, जब हमने कहा था कि 35 पंक्चर लगाए गए, वो सच साबित हुआ कि 4 हमने हल्के खुलवाए थे। कि मुर्तजा 2 मिनट से बात सुन लीजिए ठंडे दिमाग से। हम 3 दफा आए थे, हमने कंटेनर पे जाके कहा था 35 हल्के खोल दीजिए जिसके ऊपर पंक्चर लगे थे, पहला नैरेटिव। दूसरा नैरेटिव 2016 में हमने कहा था पनामा पेपर्स को इन्वेस्टिगेट कीजिए, जिसके नतीजे में नवाज शरीफ साहब नाअहल हुए थे। तीसरा नैरेटिव हमने कहा था कि शहबाज शरीफ मकसूद चपड़ासी के नाम के ऊपर करप्शन कर रहा है, जो कि आज नैब में और एफआईए में 7 अरब और 25 अरब का केस है। इन तीनों क्लेम से जब भी हमने आके नैरेटिव बिल्ड किया है, कुछ बैरूनी साजिश है, इसका भी जिक्र कर ले सर। मैं आपको करप्शन की बात कर रहा हूं। उन्होंने कहा ना कि क्लेम्स हम 3 नैरेटिव लेके आए थे, तीनों में से एक ऐसा नैरेटिव नहीं है जो आज तक झूठा साबित हो। आप अपने नैरेटिव्स के साथ अपना एविडेंस भी लाइए, विटनेसेस लाइए। किसी के घरों की फोटो लगाने से, किसी के पर्स के लगाने से, ये वो लोग हैं मतलब जो माजरत के साथ आपको दोबारा बुलाऊंगी अगर कोई ऐसी बात साबित होती है। और आप लोग खुद इस बारे में कहते हैं कि ये धोखा देके चकमा देके निकल गई। आप सभी भी एक चीज, ये जो आपने पर्स वाली बात की है ना, ये मैं पीपल्स पार्टी से कभी एक्सपेक्ट नहीं करूंगा, क्योंकि मुस्लिम लीग नून ने यही काम बीबी शहीद के साथ किया था। आज फिर वही काम कर रहे हैं। चलिए, कोई मुर्तजा साहब का कमेंट, इसमें मैं लंबी बहस कर सकती हूं, तो पर्स वाली बात करें, आप लोगों ने अपनाया ये तरीका। जी सेनेटर, जी इनका नैरेटिव ये था कि मेरी 22 साल जिद्दोजहद है, मैं पाकिस्तान की रियासत के जो मसले हैं, हमारी जो मईशत है, उसको ठीक कर दूंगा, 1 करोड़ नौकरियां दूंगा, 50 लाख घर बनाऊंगा, IMF के पास कभी नहीं जाऊंगा, मैं खुददार मुल्क का लीडर हूं, मैं कैसे भीख मांग सकता हूं। उस नैरेटिव का क्या किया इन लोगों ने? तो खुदारा इस तरह की बातें करना छोड़ दें। इन्हीं बातों की वजह से आज आपको पशेमानी का सामना करना पड़ रहा है। काश आपने हकीकत पसंद बातें की होती तो आज आपको इतनी बड़ी एम्बैरेसमेंट नहीं हुई होती।
बस मेरे पास वक्त खत्म हो गया। आपका प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने के लिए बहुत शुक्रिया। मुर्तजा वहाब साहब, तारिक फजल चौधरी साहब भी साथ हैं और सेनेटर रौन अब्बास साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कल सुप्रीम कोर्ट में आज कुछ इशारा दिया गया है कि शायद कोई फैसला सामने आ जाएगा, उस पर नजरें रखेंगे और आपके लिए उस हवाले से प्रोग्राम लेके आएंगे। मुझे इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज। हर पीर से जुमा अपने फेवरेट शो न्यूज़ आई को यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आइए, उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।